नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। आज हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछता है इंटरव्यू के दौरान। आपका इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक नॉर्मल इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद डेमो टीचिंग होगी। डेमो टीचिंग अगर साइड कर दें तो जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अपने बारे में थोड़ा बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं आएगा, यकीन मानो। ऐसी वीडियोज़ और ऐसे आंसर्स आपको हर जगह मिल जाएँगे। लेकिन इस वीडियो से जो आपको बेनिफिट होने वाला है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और उसके आधार पर आपको बताएँगे कि सही आंसर या फिर बेस्ट आंसर क्या दिया जा सकता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन के आंसर जो है आपने डिट्टो एज़ इट इज़ नहीं लेने हैं। जैसा लिखा हुआ है, आपने अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से उसको मॉडिफ़ाई करके लिखना है और वहाँ पर बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 5 टू 10 लाइन्स में कर सकते हैं, उससे ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा। ठीक? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, तो जब आप इंटरव्यू में एंटर करेंगे, वो बैठ जाओगे आप, तो सबसे पहले यही आएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आप अपने बारे में बताएँगे। इसके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएँगे 10 से 15 लाइन का। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर वो समय खराब ना करते हुए आप ये वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर की वीडियो है, जाकर देख लेना। इंट्रोडक्शन में एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मेन चीज़ क्या होती है, आप अपना नाम बताएँगे, कहाँ से आए हैं वो बताएँगे, फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएँगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएँगे अपने, स्ट्रेंथ बताएँगे, हॉबीज़ बताएँगे उससे पहले, फिर वीकनेस में आप जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इमोशनल आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं कि आप इमोशनल हैं, क्योंकि एक वो पॉजिटिविटी शो कर रही है, ठीक? और उसके बाद आप जो है दैट्स इट, इतना बता सकते हैं, बाकी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख लेना। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर? आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं भी बचपन से टीचर बनना चाहता था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है टीचिंग का ही है। पापा रिटायर होने वाले हैं, बुआ जी रिटायर हो चुकी हैं, भाई दिल्ली टीजीटी हिंदी में लगने वाला है, एग्जाम होल्ड कर रखा है, रिजल्ट होल्ड कर रखा है। और मेरी बुआ का लड़का स्कूल चला रहा है, भाभी कॉन्ट्रैक्चुअल दिल्ली में है, मेरे चाचा 2 जो हैं अपना अलग-अलग प्राइवेट स्कूल है, चाची हैं उसमें पढ़ाती हैं। तो हमारा बैकग्राउंड यही है, तो मुझे बोलने में आसानी हुई थी, मैंने तो यही बोल दिया था हमारा बैकग्राउंड है, तो मुझे इंस्पायर मिलता है, अपने घर से इंस्पिरेशन मिलती है, इस तरीके से। आप बोल सकते हैं, टेल योर गोल्स, अपने गोल्स बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हैं कि हम टीचर बन के जो है सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अ, समाज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आप नई एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं और टीचर बनने के बाद उससे क्या-क्या चेंजेस देख सकते हैं? और जो बच्चों में आप वो इम्प्लीमेंट करवाएँगे, है ना? बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो आप अपना जेन्युइन दे सकते हैं, जेन्युइन नहीं तो आप अपना थोड़ा-सा बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसों के लिए आ रहे हैं। पैसा ऑफ कोर्स मैटर करता है, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी आपका टीचिंग है, आपका प्रोफेशन है, आप क्यों बनना चाहते हैं, वो आप बताएँगे। इसके बाद व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केंद्रीय विद्यालय एज़ अ टीचर? टीचर तो बनना चाहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन केवी में ही क्यों बनना चाहते हैं? ठीक? तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए केवीएस के बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि आप केवीएस की वहाँ पर एक तरीके से बढ़ाई करेंगे कि भाई केवीएस में ये होता है। तभी तो आप जो है जस्टिफाई कर पाएँगे कि हाँ, हम इसलिए केवी को जॉइन करना चाहते हैं। हियर द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो द टू चेक योर नॉलेज अबाउट द केंद्रीय विद्यालय, तो उसके बारे में आप बताएँगे। यू कैन एक्सप्लेन केवी कल्चर। केवी कल्चर मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ सारा का सारा। केवी कल्चर में जो है असेंबली होती है बहुत अच्छे से। असेंबली में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लाइक स्पेशल आइटम होता है, और न्यूज़पेपर, न्यूज़ होती है, न्यू वर्ड्स होते हैं, और आपका जो है थॉट ऑफ द डे होता है। तो इस तरीके की कुछ असेंबली होती है, बाकी प्रेयर वेयर तो होती है, तो वो डेली बेसिस पर होती है। ठीक? उसके बाद जब टीचर क्लास में जाता है तो फिर टीएलएम जाता है। टीएलएम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को। अदर स्कूल में भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें रेगुलर बेसिस पे हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, उसके लिए हम टीएलएम अपने पास रखते ही रखते हैं। ठीक है? पूरा एक्टिविटी बेस्ड चलता है बच्चों के। और केवी कल्चर एक तरीके से ये है कि
केवी में इसलिए जॉइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना? एक ही क्लास में जो है तरह-तरह के बच्चे होते हैं। स्लो लर्नर भी होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं और एवरेज भी होते हैं, है ना? वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि केवी में क्या होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, एंट्रेंस नहीं होता है एडमिशन के लिए, क्लास 1 में एडमिशन होता है बच्चे का और उसके बाद वो 12वीं तक जाता है, फॉर्म भरा जाता है, उसके बेस पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पर इंक्लूसिवनेस होती है, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है? स्मार्ट बच्चे होंगे ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो रेगुलर इम्प्रूवमेंट होती है, टीचर की भी इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चों की भी होती है, तो आप वहाँ पर वो चीज़ें बोल सकते हैं कि हाँ भाई, केवी के टीचर्स जो हैं अ, रेगुलरली अपना जो है वो उनकी भी इम्प्रूवमेंट होती है एक तरीके से और पोस्टिंग आपको तरह-तरह की जगह पर मिलती है, ऑल ओवर इंडिया। तो आप जो है नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई-नई लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। समझ आ रही है? तो उस तरीके से आप अपना आंसर बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। Why do you want to join KVS? If you got a job in your state, will you go to the leave job? ये KVS की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिसको भी KVS ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन स्टेट में लगने के बाद KVS छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर आपने यस नहीं बोलना है, नो ही बोलना है। ऑफ कोर्स सर नहीं जाएँगे, हम जो है KVS में ही टीचर बनना चाहते हैं। शुरू से हमारा यही मोटिव था, यही हमारा एम है। हम इसी की पूजा करते हैं, हमें बस यही जॉब चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? क्योंकि हमें इनका कल्चर पसंद है और बस इसी तरीके से आप बताएँगे चीज़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ वुड यू लुक इन अ प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पीजीटीज़ से पूछ लिए जाते हैं, टीजीटी से पूछ लिए जाते हैं, पीआरटी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं, वो आप अपना कर लेना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, हैविंग द विज़न एंड क्लियर गोल होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जो बात वो बोलें, वो एकदम नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, मतलब एक बारी में समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि पज़ल हो रहे हो क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ऐसे करना है। आरओ से आती हैं प्रिंसिपल सर पे, प्रिंसिपल सर से टीचर्स पे जाती हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाएगा तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से। क्लियर? प्लानिंग एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो होनी चाहिए। टीचर में भी होनी चाहिए वो तो। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर @hiteshmaths01, नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आर यू रेडी टू वर्क इन एनी सिटी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया व्हिच मीन्स आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और आपके इंटरव्यू के अच्छे नंबर आने के बहुत अच्छे-अच्छे चांसेस है। सिलेक्शन तो दोनों के मार्क्स बताएँगे, रिटर्न और इंटरव्यू के। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा, इसका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। वो लास्ट में पूछते हैं आपसे कि हाँ, अगर आपको कोई भी सिटी मिल जाएगी, रिमोट लोकेशन मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दे देंगे, साउथ दे देंगे, क्या आप चले जाएँगे? तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि हमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? एक्सप्लेन योर प्रायोरिटीज़ एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन लोकेटिंग अनदर प्लेस और टू अ रिमोट लोकेशंस। आप बोल सकते हैं सर हमें अच्छा लगता है घूमना, हमें कोई इश्यू नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दैट्स इट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? डू यू रीड न्यूज़पेपर? व्हाट यू रीड? देखो, ज़रूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि हमेशा आप केवी के पेपर में देखेंगे करंट अफेयर आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप बच्चों को डील करने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है? अगर आपको करंट नॉलेज नहीं होगी और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर आप चलते रहेंगे तो नहीं। तो करंट अफेयर इसीलिए पूछे जाते हैं और इसीलिए इंटरव्यू में भी कभी-कभी पूछे जाते हैं कि आपको करंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएँगे, कुछ करंट का कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे इसलिए। क्लियर? मतलब आप जुड़े रहेंगे और हम बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। असेंबली में भी न्यूज़ रीडिंग डेली होती है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स डेली न्यूज़ रीडिंग होती है। टेल द नेम ऑफ द अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप आसानी से बता पाएँगे, उसका नाम बता देना, डेली बेसिस पे जो भी पढ़ते हो, क्लियर? वो चीज़ है। दूसरा, अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो आप थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से घुमा सकते हैं चीज़ों को और यू कैन मूव द क्वेश्चन्स अकॉर्डिंग टू यू। आई डू ये मैंने लिखा है, आई डू रीड न्यूज़पेपर समटाइम्स, बट आई लाइक टू रीड बुक्स। आप इस तरीके से उसको घुमा सकते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर ठीक है, कभी-कभी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, अब बुक्स से क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, तो इंटरव्यू आपने अपने हिसाब से वहाँ पर क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, घुमा दिया। क्लियर है बात? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है।
मैंने खुद अपने उसमें इंट्रोडक्शन में आई लाइक टू रीड बुक मैंने लिखा था। मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है, मैंने लिखा था। लेकिन मैं रीड नहीं कर पाता था, समय नहीं मिलता था, वो समय कुछ और था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। नहीं कर पाता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया 5-6 किताबें ओवरव्यू ले लिया, इम्पोर्टेंट, जो-जो नाम थे उनके बारे में पढ़ लिया। जो-जो उनके राइटर थे उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज रख ली और रवींद्रनाथ टैगोर जी की एक बुक थी वो देखी मैंने। उन्होंने जो है वंदे मातरम लिखा था वो मैंने याद कर लिया था और एकला चलो रे उनकी बहुत पोएम बहुत अच्छा जो है गाना कहो या कविता कहो, एकला चलो रे वो वाला, वो मैंने याद कर लिया था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बुन सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है चीज़ें समझ आ रही हैं? बढ़ें आगे? और इसकी अगर आप ये भी नहीं करते हो तो ये क्रिएट कर लो, है ना? नहीं तो इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो डेली कोई इश्यू नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सिर्फ़ आप बुक्स में सिर्फ़ नॉवेल्स ही नहीं आते हैं, बुक्स में बहुत सारी आती हैं। छोटे बच्चों की बुक्स, बच्चों की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। हाउ यू कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर क्लास? तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप अपनी क्लास के लिए कंप्यूटर कैसे यूज़ करेंगे? ऐसा पूछा जाता है अक्सर। तो वी कैन यूज़ पीपीटी, हम पीपीटीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ सॉफ्टवेयर्स के और वेबसाइट्स के नाम याद करके रखें। जैसे कैब्रीलोग एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बोलो या वेबसाइट बोलो। यहाँ पर आप 3D शेप्स बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं इसके थ्रू। और शेपर्ड सॉफ्टवेयर जो है ये मैपिंग में बहुत अच्छा है बच्चों को मैपिंग सिखाने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे गेम्स भी हैं मैपिंग के थ्रू कि यहाँ पर टच करोगे तो इधर बहुत सारे वो होंगे चेकलिस्ट होंगे। आंध्र प्रदेश होगा सपोज़ मान लो तो उधर आंध्र प्रदेश को क्लिक करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके की इसमें गेम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स के नाम आप रखना अपने पास, कम से कम 6-7 और इस तरीके का क्वेश्चन आए तो चिपका देना। हमने भी किया था। पूछा नहीं था वो बात अलग है। लेकिन इस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ें? आंसर्स मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपने अपने आप से लिखने हैं, प्रिपेयर करने हैं। हम आपको सिर्फ़ हिंट दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, मेहनत आपने करनी है, पकी-पकाई चीज़ें आपको मिल जाएँगी और तो फिर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। अदरवाइज़ आपको रट्टा मारना इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होता ना। हम इसके आंसर्स लिख कर दे दें और पूरा का पूरा आप लिख लें, याद कर लें, तो सारे बच्चे अगर मान लो ये वीडियो 1 डेढ़ लाख 2 लाख बच्चों ने भी देखी और तो फिर तो सेम आंसर्स घूमेंगे हर जगह, तो वो भी सही नहीं है और रट्टा मारना इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होता ना। व्हिच वाज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन? तो ये टीजीटी और पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। पीआरटी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक सब्जेक्ट कोई भी रखना इम्पोर्टेंट आपको लगता होगा कुछ, तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो भी आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बहुत टाइम पहले करी थी, याद नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, "सर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मेरे को भी उतना नहीं है याद।" वो आप बोल सकते हैं। सारी चीज़ें आप आती हों, सारी चीज़ों के जवाब अच्छे से दें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाइम है, एक सब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज आप रख सकते हैं, खासकर टीजीटी, पीजीटी वाले। वो तो पूछेंगे ही, उनसे तो पूछेंगे ही। पीआरटी वालों से मुश्किल है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी वालों से तो पूछेंगे ही वो क्वेश्चन। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? तो इसके बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया है। एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि भई स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप किस तरीके से बताएँगे। तो स्ट्रेंथ तो आपके अंदर बहुत सारी होनी ही चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। ये नहीं भी है तो भी चलेगा, है तो मेंशन कर दो, नहीं है तो उसको छोड़ देना, ठीक है? एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब आपका जो स्कूल लेवल पे आपके जो मार्क्स है, लीडरशिप क्वालिटी एटसेट्रा। इसके बाद आप जो है स्ट्रेंथ में और भी बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं और यू विल नीड टू मेंशन वीकनेसेस। अब वीकनेसेस देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कुछ ऐसी वीकनेस दो जो पॉजिटिव इफेक्ट डाले। जैसे इमोशनल मैंने बोला था आप कि आप बहुत ज़्यादा क्या हैं, इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो ये पॉजिटिव का भी काम करेगा। ये वीकनेस भी है लेकिन बच्चों के साथ डील करने में आपको पॉजिटिवनेस भी देगा। क्लियर? अदरवाइज़ आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं कि पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मेरे साथ ऐसे-ऐसे मिसहैपनिंग हुई है मेरे शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से, बट नाउ आई हैव कंट्रोल्ड इट। मैंने इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है।
मतलब इस तरीके से भी वीकनेस बताई जा सकती है कि हाँ, ये मेरी वीकनेस थी लेकिन मैंने इसमें सुधार किया है। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन हाउ यू ओवरकम इट, ये वीकनेस वाला ही मामला है। वीकनेस वाला नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको ज़ाहिर-सी बात है जब आप जॉब करेंगे आएगी ही आएगी, या फिर आपके साथ कभी पास्ट में हुई हो तो वो सिचुएशन आप बता सकते हैं कि हाँ, मैं मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी और मैंने इसको इस तरीके से या तो मैंने इंडिविजुअल हैंडल किया था या पेरेंट्स के साथ मिलके किया था या अपने जहाँ भी जॉब करते थे उनके साथ मिलकर किया था। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन कैसी थी और आपने उससे कैसे ओवरकम किया वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप बोल सकते हैं कि अभी तक ऐसा एज़ सच कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन इन फ्यूचर जॉब अगर मुझे मिलती है, उस जॉब में मुझे कोई मिलती है, अगर मिलती है, इफ लगाएँगे वहाँ पर, इफ आई विल गेट दिस जॉब और मेरे को कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो मैं उसको ग्राउंड लेवल पे या फिर उसको पूरा-पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंडिविजुअली हो सकता है बहुत अच्छी बात है और मेरे को अपने कोलीग्स की और अदर टीचर्स की हेल्प लेनी पड़े, सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़े, तो मैं वो भी लूँगा। तो उस तरीके से हम इस डिफिकल्ट वर्क को सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है? 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आपका पास्ट से रिलेटेड कोई है तो वो एक्सप्लेन कर दो। पास्ट नहीं है तो बोल सकते हैं सर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़, थ्रेट। ठीक है? तो ये चारों चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा नहीं बोलना है। पहला वर्ड पकड़ के बहुत लंबा बोल देना, पीछे वालों पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बोल देना। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको डिटेल में भेजूँगा। और 2 क्वेश्चन मैं अभी ऐसे दूँगा आपको, जिसका आंसर आपको अपने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक? हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? तो भाई आजकल तो यूट्यूब का, फेसबुक का और व्हाट्सएप, इंस्टा का ज़माना है। तो स्पेयर टाइम में हम जो हैं जी कीप ऑन स्क्रॉलिंग वाली हैबिट है हमारी, तो 2-2 3-3 घंटे निकल जाते हैं स्पेयर टाइम में वही करते हैं। ऐसा वहाँ नहीं बोलना है, वो मत बोलना। स्पेयर टाइम आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? तो वहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ मेंशन कर देना कि हम जो है ये काम करते हैं। किसी को साइकिलिंग चलाने का शौक हो सकता है, किसी को खेलने का शौक हो सकता है, किसी को वीडियो गेम का शौक हो सकता है। वो आप या फिर आप अगर थोड़ा-सा और अच्छे से बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि हम आस-पास के स्लम बच्चों को जो है चिल्ड्रन को पढ़ा देते हैं या फिर हम अपने कज़न को पढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं, थोड़ा पॉज़िटिविटी के साथ वहाँ पर ये चीज़ खराब नहीं करनी है, कुछ भी उल्टा-सीधा बोलकर। ये ध्यान रखना। आपने हल्के में एक भी क्वेश्चन लिया, वहाँ से आपका इंटरव्यू खराब होना शुरू हो जाएगा। सीरियस होके हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हेन आंसरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन्स, प्रोवाइड answers that are honest but that also show that you are a well-rounded person who is passionate about particular things. तो particular things जो भी आप करते हैं, बुक रीडिंग व्हाटएवर, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बढ़े आगे? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर? स्कूल टीचर की बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या ड्यूटी बोलो भाई, वो तो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। जिस टाइम पे बच्चा स्कूल में घुसता है, जिस टाइम पे स्कूल से जाता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको हमेशा खड़े रहना है। क्लास में लेट नहीं जाना है। अ जब मॉर्निंग में आप जो है सबसे पहले क्लासरूम में चले जाएँगे, चेक कर लेंगे कुछ कीड़ा-वाड़ा तो नहीं है, मतलब कीड़ा-वीड़ा तो नहीं है, बच्चे को नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जंगल-वंगल एरिया में भी होता है ना कभी-कभी स्कूल्स, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी कुछ भी बोल दो, वो आप मेंशन कर सकते हो। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू मूव फ्रॉम अर्ली फेजेज़ टू द बिकम एक्सपर्ट, वही उसको धीरे-धीरे, धीरे करके हमने मॉड्यूल करना है, उसकी नॉलेज को एनहांस करना है, कॉन्फिडेंस लेवल, हर तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलो, फिजिकल बोलो, मेंटल, कुछ भी बोलो, है ना? इमोशनल बोलो, कंडक्टिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट, जो आप टेस्ट लेते हैं, डेली बेसिस पर हो सकता है, वीकली बेसिस पर, मंथ बेसिस पर, जैसे 1-2 के होते हैं साइकिल टेस्ट। वर्किंग विद स्टूडेंट्स बोथ इन ग्रुप्स एंड पर्सनली, आपको अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी करानी है, वो भी करवा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो भी करवा सकते हैं और जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से। क्लियर? ट्रैकिंग तो पढ़ लेंगे आगे का।
रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के टच में रहना। बच्चा स्कूल में आ रहा है, बच्चे का एडमिशन हुआ है, इट डज़न्ट मीन कि आप जो है पेरेंट्स को भूल ही जाएँगे, पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। आपने और पेरेंट्स ने मिलके बच्चे का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अपने आप नहीं हो जाएगा, आप अकेले नहीं कर पाएँगे, समझ रहे हैं? मिलके करना है। हाउ विल यू मैनेज अ लेज़ी स्टूडेंट्स? लेज़ी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे? गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करोगे? मिसबिहेवियर स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे? इस तरीके की 4-5 तरीकों के बच्चों की लिस्ट बना लेना। फिज़िकली हैंडिकैप्ड है, देख नहीं पा रहा है, अगर देखने में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, जैसे मान लो एक बच्चे को विज़न प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? उसको आगे बिठाएँगे, बड़ा-बड़ा लिखेंगे, 2 प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? और पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे और स्कूल में जब मेडिकल चेकअप होगा, प्रायोरिटी बेसिस पर उस बच्चे का अपने सामने चेकअप करवा लेंगे, ठीक है? अगर विज़न की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे किसी बच्चों को चढ़ने में प्रॉब्लम है, स्टेयर्स पे फिज़िकली थोड़ा-सा वो है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अगर क्लास ऊपर है, तो उस क्लास को नीचे लाने की कोशिश करेंगे अपने हायर अथॉरिटी से बात करके कि नहीं, इनकी क्लास जो है थोड़ा-सा नीचे करवा दो। तो वो चीज़ आप करेंगे, ठीक है? अलग-अलग तरीके के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जैसे लेज़ी स्टूडेंट्स हैं, तो लेज़ी स्टूडेंट्स के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, है ना? ये बिहेवियर जो शो कर रहा है बच्चा, उसका कुछ रीज़न हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूँ लेज़ी स्टूडेंट का, अ, नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं, लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज नहीं है उसको उस टॉपिक की, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा है, इसकी वजह से क्लास में छोड़ ना यार, भले वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका एटीट्यूड बनता चला जाएगा। उस तरीके से वो हो सकता है ना? मेबी हो सकता है उसके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल हेल्थ का कुछ इश्यू हो, विटामिन्स का, है ना? अच्छे से धूप नहीं ले रहा हो, खेल-कूद नहीं रहा हो, है ना? या घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिकल हेल्थ का देखेंगे, है ना? पेरेंट्स के साथ बात करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग में हो, पर्सनल आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एक सिंगल टीचर बच्चे के बारे में बात है, तो आप जो है पेरेंट्स से बात करके पता कर सकते हैं कि भाई ये लेज़ी क्यों है? क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल घर में? क्या माहौल है ना? तो कुछ तो इश्यू होगा। बच्चे के हर एक बिहेवियर पे पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ठीक है? तो वो पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेस्ट योर स्किल्स टू हैंडल अ डिफिकल्ट स्टूडेंट। ट्राई टू गिव आंसर इन अ सच अ मैनर दैट हाइलाइट्स योर गुड टीचिंग स्किल्स। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर को यही बोलेंगे, विल फाइंड आउट द रीजंस। वो हम रीजन ढूंढेंगे कि वो लेजी क्यों है, क्या उसको समझ नहीं आ रहा है, क्या उसके इंटरेस्ट का नहीं है, क्या टॉपिक किस तरीके से जा रहा है। पेरेंट्स से भी बात करेंगे, कोई मेडिकल इसका इलाज तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पास्ट में। तो वो चीजें हम उनसे डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू को हम वो चीजें बताएंगे और फिर उसके बाद हम उस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रॉब्लम है तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है टारगेट देकर, असाइनमेंट्स देकर और उसको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 लाइन में बोल लेना यही चीज़ें। व्हाई केंद्रीय विद्यालय वाज़ सॉरी एंड व्हेन। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय एस्टेब्लिश क्यों किए गए एंड कब? तो ये डिटेल्स, डज़ केंद्रीय विद्यालय हैव ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया? हाउ मैनी केंद्रीय विद्यालयज़ आर देयर? तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। ये वीडियो है एवरीथिंग अबाउट केवीएस। तो केवीएस के बारे में सारी नॉलेज हमने इस वीडियो में दी है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट खोलेंगे तो हमारी इंटरव्यू की सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आती है? और व्हाय का मतलब ये है कि सेंट्रल एम्प्लॉयी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ का जवान है कोई, है ना? कहीं पोस्टेड हो रखा है, कहीं भी। अब उनका बच्चा पढ़ रहा है, केवी में मतलब किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है। अ, हिमाचल में लगा लो किसी स्कूल में पढ़ रहा है। अब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है केरला में। अब हिमाचल से सीधा केरला। बच्चे का जो एडमिशन हो रखा था, स्कूल, बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। अब वो केरला में जाएगा, नए कल्चर से शुरू करेगा फिर से, वहाँ अलग तरीके के स्कूल हैं। तो सेंट्रल स्कूल, पहले इनको सेंट्रल स्कूल बोला जाता था,
फिर केंद्रीय विद्यालय बोला जाता है। तो सेंट्रल स्कूल इसीलिए खोले गए थे ऑल ओवर इंडिया, एक ही करिकुलम पे सेम तरीके के उसके सिलेबस पे काम किया जाएगा और सेम पाठ्यक्रम रहेगा। इतना सेम रहता है सिलेबस भी कि अगर जनवरी के महीने में किसी का ट्रांसफर हो रहा है बच्चे का दिल्ली से देहरादून वाले केवी में, तो जो चैप्टर वो जनवरी में यहाँ पढ़ रहा होगा, वही चैप्टर जनवरी में वहाँ भी चल रहा होगा। इतना सेम रहता है सिलेबस। चलिए, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास? तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब मेरे को याद है, जब मैं पहली बार फर्स्ट क्लास में घुसा था, मैंने अपने सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, यार ये बच्चे चुप कैसे होंगे? ये बच्चे चुप कैसे होंगे वो समझ नहीं आया मेरे को। पहली क्लास के बच्चे 40 बच्चे। अब देखो ना, 5-6 साल का बच्चा है, एक बच्चा घर में तबाही मचा देता है। हैं? तो 40-50 बच्चे हैं वैसे, और आपको पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है इनको कैसे चुप करना है। तो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। मेरा 1 हफ्ता बड़ा खराब गया था। लेकिन धीरे-धीरे फिर पता चल गया था कैसे हैंडल करना होता है। तो फिर हम जो है, हमने करना शुरू कर दिया था। पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता दूँगा। नो स्कूल गाइडलाइंस फॉर डिसिप्लिन प्रोसीजर्स। तो डिसिप्लिन के जो भी गाइडलाइंस है वो आप अच्छे से देखेंगे। बी फेयर, पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। क्लास में कभी लेट नहीं जाना, ऑन टाइम जाइए, बच्चों के साथ फेयर रहिए, पार्शलिटी मत करिए, गर्ल्स बॉयज़ वाला नहीं होना चाहिए, कास्टिसिज़्म वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवी में आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो है 90% स्कूल स्टूडेंट्स जनरल हैं, लेकिन फिर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे 90% स्टूडेंट आपके जो है बैकवर्ड क्लासेस से, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बोल सकते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से बोल सकते हो, है ना? वहाँ से है 90%। तो वो चीज़ आपने कभी नहीं करनी है। बी फेयर, पॉजिटिव, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इन चीज़ों पे तो कभी ध्यान ही नहीं देना है। जो कास्टिसिज़्म पे कभी ध्यान नहीं देना है, भूल जाओ इन चीज़ों को तो दिमाग से। यू आर अ टीचर, दैट्स इट। सब बच्चे एक समान। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वो आप पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ क्लियर करके रखेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, वो भी क्लियर करके रखेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट टाइप है ये। कीप योर क्लासरूम ऑर्डरली, गेट टू नो योर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को जानेंगे, बाय नेम जानेंगे, नाम से बुलाओगे बच्चों को, तो ही आपको जो है बच्चों को अगर नाम से नहीं बुलाओगे या फिर ओए छोटू, बच्चू, ये वो करोगे, नाम याद भी करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन आपको करने पड़ेंगे, तब बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर मुझे जानते हैं नाम से। लेट द स्टूडेंट्स नो यू केयर, नो योर केयर। बच्चों को पता चलना चाहिए आप उनकी केयर करते हैं। ट्रीट स्टूडेंट्स विद द सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट देम। वही चीज़ है, छोटे बच्चों को प्यार करोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट दोगे प्यार मिलेगा। वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। बिगिन क्लास ऑन टाइम एंड इन प्रोफेशनल मैनर, मेक लर्निंग फन। और आपने तरह तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। आप सेम चीज़ क्लास में नहीं कर सकते। सेम चीज़ करोगे बच्चे जो है बोर हो जाएंगे। एक ही चीज़ को 4 तरीके से पढ़ा दोगे तो बच्चा पढ़ लेगा। एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ाओगे, सेम तरीके से पढ़ाओगे, वो दूसरी बारी में पढ़ेगा ही नहीं, क्लास में इनडिसिप्लिन हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रेज़ गुड वर्क, गुड रिस्पॉन्सेज़ एंड गुड बिहेवियर। ये सब आप काम करेंगे, डिसिप्लिन ऑटोमैटिक हो जाएगा। इसके बाद क्लास में डिसिप्लिन करने का तरीका, सपोज़ जैसे बच्चों को भूख लग जाती है 4th पीरियड में और चुपके से कुछ खाना खाते हैं, ये भी तो एक तरीके का इनडिसिप्लिन है। तो आप क्या करेंगे, ओवरलैपिंग मेथड बोलते हैं इसको। बच्चा जैसे वो खाना खा रहा है तो आप कभी भी नाम लेके मेंशन नहीं करेंगे आपकी ये गलती है, वो गलती है। आप उसको थोड़ा-सा इनडायरेक्ट वे में करने की कोशिश करेंगे, आँखें कभी नहीं दिखाएँगे, वो भी थ्रेट होता है। तो बच्चा यहाँ पर बैठा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे राउंड मारा और फिर इधर जाकर 10-20 सेकंड खड़े हो गए, फिर अपना आकर पढ़ाने लग गए। अगर उस बच्चे ने ठीक है खाना खाना छोड़ दिया तो ठीक है, फिर आप दोबारा जाएँगे, वहाँ 10 सेकंड खड़े होंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से ऐसे खड़े रहेंगे, इधर-उधर देखेंगे, वापस आ जाएँगे। तीसरी चौथी बार में बच्चा समझ जाता है कि हाँ सर इसीलिए आ रहे हैं मेरे पास कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो चीज़ वो नहीं करेगा फिर से। ये सिर्फ़ खाने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ओवरलैपिंग मेथड बहुत काम आता है। क्लियर है चीज़? कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर 10 सेकंड खड़े होकर वापस आ जाओ। बच्चा दूसरे-तीसरी बार में वो चीज़ करनी छोड़ देता है। तो ये हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जो ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट आप उस तरीके से करो, जो ज़्यादा बात करता है तो अलग तरीके से बिठाओ उनको। जो आपको पता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है, पूरी क्लास को उठा के रखता है सर पे,
ज़्यादा शोर मचाता है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने की कोशिश भी करता है। तो उस बच्चे को अलग से आप इंडिविजुअल टास्क दे सकते हैं कुछ भी डिफ़िकल्ट उसके लेवल का, तो ऑटोमैटिकली शांत हो जाएगा। गिफ्टेड स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में हैं और आप जो है सभी बच्चों को एक साथ तरीके से पढ़ा रहे हैं तो वो बोर हो जाएगा, मिसबिहेव करेगा, क्लास इनडिसिप्लिन में होगी। तो आप उसको अलग से कुछ न कुछ असाइनमेंट देंगे ताकि वो बिज़ी रहे अपने काम में और आप अपना काम कर सकें। डू यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स? तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो कहीं न कहीं आपका एक अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं, हाँ, हमें एमएस ऑफिस आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, इंटरनेट हम चला लेते हैं और इंटरनेट में www डॉट इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब पूछ लेते हैं कभी-कभी। बाकी उसके डिटेल में नहीं जाएँगे, आपको चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ सर, हम जो है एमएस ऑफिस चला लेते हैं, वर्ड हम चला लेते हैं। हम क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं उसमें ईज़िली। अब मैं बताता हूँ केवी में क्या होता है। एक्सेल में आप जो है क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं एक्सेल में, तो वहाँ पर आपको प्रिपेयर करने होते हैं क्या, मार्क स्लिप्स होती हैं, रिज़ल्ट की स्लिप्स होती हैं। आपका रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर होता है, रिज़ल्ट्स आप इसमें प्रिपेयर करते हैं तो आप बोल सकते हैं। ठीक है? तो वो भी समझेंगे, हाँ भी केवी के बारे में थोड़ा बच्चे को पता है। एमएस ऑफिस और वर्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ, वी कैन मेक क्वेश्चन पेपर ऑन इट। और पीपीटी से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तरह-तरीके की पीपीटीज़ बनाकर सब्जेक्ट बेसिस पर या टॉपिक बेसिस पर बच्चों को दिखा सकते हैं। क्लियर है चीज़ें? इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में, मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि हर एक के तरीके से पेडागोजी अलग हो सकती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार कि इसका क्या आंसर होगा? एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज़ नॉट वर्क वेल। लेसन हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है या फिर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो बैक टू बेसिक वाला मामला है, अभी हट चुका है वो बी टू बी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर पूरा ही चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो पहले आप देखेंगे कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, व्हिच मीन्स क्या है, आपने तरीका गलत अपनाया है या फिर लेसन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसके लिए अलग अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। अ, कंसंट्रेट ऑन द वीकनेस ऑफ द लेसन एंड यूटिलाइज़ यूज़फुल रिसोर्सेज़। तो आप जो है, उसमें से चीज़ें निकालेंगे। पहले आप एक चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो-जो आपने टीएलओ टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स इसके ऊपर काम करते हैं केवी में हम लोग। टीएलओ के ऊपर टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स कि भई ये कहानी है, तो इसका एक टीएलओ क्या हो गया, सपोज़ हो गया रीडिंग, कि भई इस कहानी से बच्चा रीडिंग अच्छे से कर पाएगा। फिर इस टीएलओ के लिए आप क्या करवाएँगे, क्लास में रीडिंग का मौका देंगे, बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे, तरह-तरह की चीज़ें पढ़वाने की कोशिश करेंगे। कठिन शब्द, ईज़ी शब्द, तुकांत शब्द ये सब पढ़वाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टीएलओ है, उसके लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे। क्लियर है चीज़ें? तो आप अपने टीएलओज़ देखेंगे पहले कि हाँ, आपके टीएलओज़ पूरे हुए नहीं हुए, मेन तो वही है। और उसमें फिर आप देखेंगे जो चीज़ रह गई है उसको अलग तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। मेक द कंटेंट ईज़ी एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, टेक एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर द, अगर आपसे वो टॉपिक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर आप एक्सपीरियंस टीचर से, जैसे सब्जेक्ट कमिटी होती है हर महीने, जिसमें डिस्कस करते हैं, जैसे हिंदी के कौन-कौन से टॉपिक्स हम आने वाले मंथ में या प्रीवियस मंथ में हमने पढ़ाने हैं या पढ़ाए हैं, इनको हमने इस एक्टिविटी से पढ़ाया है। दूसरा बताएगा हमने इनको ऐसे-ऐसे पढ़ा है, ऐसे-ऐसे पढ़ा है। तो वहाँ पर डिस्कशन करके हम जो है अलग-अलग तरीके के बेहतर जो हैं कांसेप्ट निकाल सकते हैं, बेहतर जो है एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी बात है ना, आप अपना एक्सपीरियंस के साथ-साथ अदर टीचर्स का एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है, जिसको आप अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से वो डिफ़िकल्ट लेसन को आप जो है कर सकते हैं। एज़ अ ग्रेड 1 टीचर, हाउ वुड यू मोटिवेट पेरेंट्स टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन द क्लासरूम एंड देयर चाइल्ड्स एजुकेशन? क्लास 1 मतलब एक्साइटमेंट। 2-3-4 महीने तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है, स्टूडेंट्स रेडीनेस प्रोग्राम होता है। बच्चे को सिखाया जाता है कैसे खड़ा होना है लाइन में, कैसे बाहर जाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे प्लेग्राउंड में जाना है, कैसे खेलना है, खाना कब खाना है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, है ना? सभी टीचर्स के नाम, सब बच्चों के बारे में जानना, एक्टिविटी रूम कहाँ पर है, म्यूज़िक रूम कहाँ पर है, सबके बारे में फ़ैमिलियर करवाना, स्कूल से फ़ैमिलियर करवाना बच्चों को, कि नहीं तो वो रोता-रोता आता है, रोता-रोता जाता है ना? देखा होगा हमारे टाइम में कैसे होता था, 2 थप्पड़ जब तक खाओ ना सुबह-सुबह स्कूल नहीं जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है,
ठीक है? बच्चे खुशी-खुशी आते हैं, खुशी-खुशी जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा माहौल देना पड़ता है शुरुआत में, उसी के लिए काम करते हैं। तो क्लास 1 जितना मैंने बोला उससे भी आपको आइडिया मिल गया होगा। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट मीन्स मच मोर देन जस्ट अटेंडिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इंटरव्यूअर्स मतलब पीटीएम से कहीं बढ़कर हो जाता है प्राइमरी लेवल फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें ये आंसर भी अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। आप जो भी असाइनमेंट देंगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, हमने ये दिया है, आप उसको इस तरीके से करवाइए, है ना? बच्चे की कोई भी छोटे से छोटा बिहेवियर है, पेरेंट्स के साथ उसको डिटेल में डिस्कस करिए। सिर्फ पीटीएम में नहीं, आप फ़ोन करके भी कर सकते हैं। तभी जाकर जो है अ पेरेंट्स मोटिवेट होंगे। जब तक पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसको सिखाकर भेजेंगे, घर पे डब्बा गोल वापस बच्चा आ जाएगा। समझ रहे हैं? पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, हमारा भी इतना ही रोल है। क्लास 1 के बच्चे के लिए तो खासकर हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, हर एक चीज़ समझानी पड़ती है। हमें तो याद भी नहीं है हम कहाँ पढ़ते थे क्लास 1 में, है ना? तो वहाँ से बच्चे को लेकर चलना है। ठीक है, बढ़ें आगे? आर यू अ फ्लेक्सिबल टीचर? इफ सो एक्सप्लेन हाउ? तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ़ टीचिंग में ही नहीं बतानी है, पूरा ओवरऑल फ्लेक्सिबल टीचर की बात कर रहे हैं। लाइक आप अपने कोलीग्स के साथ फ्लेक्सिबल हैं, नहीं हैं, प्रिंसिपल्स के साथ नहीं हैं या नहीं है फ्लेक्सिबल उस चीज़ में। आप अपनी टीचिंग को लेके, टीचिंग मेथड्स को लेके फ्लेक्सिबल, है ना? तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएँगी आपके थ्रू। Yes, I am a flexible teacher. I can deal very effectively with pupil and students from all backgrounds and socio-economic groups. मैंने जैसे पहले ही बताया, आप बच्चे को बच्चा मानेंगे, उनको कभी भी लड़का-लड़की और ऐसे-वैसे नहीं तोलेंगे और यहाँ पर प्यूपिल का मतलब पेरेंट्स से हो गया बच्चों के साथ हो गया, उनके बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप पर उतना ध्यान ना देते हुए आप हर एक चीज़ को देखकर चलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी से काम करेंगे। इन टीचिंग आई एम कंप्लीटली अवेयर दैट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग रेट्स एंड स्टाइल्स। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। आप एक ही मेथड से सबको सिखाओगे नहीं चलेगा। गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, स्लो लर्नर्स भी बैठे हैं, फिजिकल भी बैठे हैं, विजुअल जिनका विज़न थोड़ा-सा प्रॉब्लम है वो भी बैठा है, एवरेज भी बैठा है। और जिसको घर में बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का वो भी बैठा है, लैंग्वेज बैरियर वाला भी बैठा है। उस कंडीशन में सिर्फ़ आप एक ही मेथड लेकर सबको नहीं सिखा सकते, है ना? तो वहाँ पर आपको अपने जो मेथड्स हैं वहाँ पर रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है, 4-5 मेथड्स लेकर आने हैं हर एक तरीके के और उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी है। सम आर फास्ट लर्नर्स एंड सम आर स्लो लर्नर्स, आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है? तो हम यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर। अ, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको अगर कोई भी डिपार्टमेंट दिया जाता है लाइक एग्ज़ाम इंचार्ज हो गए आप या फिर टीएलएम इंचार्ज हो गए, क्लीनलीनेस कमिटी हो गया, न्यूज़लेटर के हेड हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर भी आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, कुछ भी मिल जाए, हाँ सर इसको कर लेंगे, वहाँ पर रिजिड नहीं होना है, नहीं चाहिए करके, क्लियर है? तो नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन फ्लेक्सिबल आपने रहना है। पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, बिना बात का एटीट्यूड नहीं दिखाना है, पोलाइटली होकर अपने काम को अंजाम देना है, ठीक है? पेरेंट्स की सुननी है और उनको अपनी बतानी है पोलाइट वे में। लिख लेंगे इसका आंसर, ये आंसर भी अच्छा लिखा हुआ है। व्हाट विल यू डू टू मॉडिफाई योर टीचिंग टू मीट द नीड्स ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स? तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है कैपेसिटीज़ हैं चीज़ों को करने की, है ना? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसके लेवल पे जाकर पढ़ा सकते हैं, क्लियर? तो ये आंसर भी सही है। व्हाट आई विल डू इज़ टू मॉडिफाई हिज़ वर्क असाइनमेंट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लर्न टू फिट हिज़ एबिलिटीज़। हिज़ टास्क विल रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपेयर्ड टू द रेगुलर स्टूडेंट्स। तो उस तरीके के टास्क आप फिर उनको देंगे। ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन आई कैन डायरेक्ट क्वेश्चंस टू हिम और हर दैट रिक्वायर हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। या फिर जब आप ग्रुप एक्टिविटी कुछ करवा रहे हो, तो आप उस बच्चे को हेड बना सकते हो, ठीक है? उस बच्चे को हेड बना सकते हो ताकि उस बच्चे को देखकर और भी बच्चे सीखें क्योंकि वो जब आप उसको हेड बनाओगे ना देखना उसके अंदर मतलब
अ, ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आ जाएँगी, हाँ, आप ये कर लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है, वो अपने आप चालू हो जाता है फिर वो बच्चा, क्लियर है? तो इस तरीके से आप वो चीज़ कर सकते हैं। उसके लेवल पे जाकर आपने उसको टीच करना है, असाइनमेंट देने हैं, स्पेशल गाइडेंस देनी है, लेकिन बाकी बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर टीचिंग? प्लीज़ प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्ज़ाम्पल्स। तो आप अपनी टीचिंग को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो आप अपने तरीके से बता सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ाकर एक ही क्लास में एक छोटा-सा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ। अलग-अलग तरीके से पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ टीएलएम के साथ पढ़ाने में जो है बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश हम करते हैं। ये जो लिखा हुआ है होलिस्टिक अप्रोच, इंडिविजुअलाइज्ड बिकेम बच्चों से भी हम सीखेंगे, है ना? हम सिर्फ़ बच्चों को ही नहीं सिखाएँगे, हम बच्चों से भी सीखेंगे। तो इस मामले में मेरी टीचिंग थोड़ा-सा क्या है, अदर टीचर से अलग है। आपको थोड़ा-सा यूनिकनेस वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। क्लियर है? बोल सकते हैं हम फ्लेक्सिबल हैं, हम 4-5 मेथड से सेम चीज़ पढ़ाएँगे वहाँ पर। इस तरीके से आप अपने आप को अलग दिखा सकते हैं दूसरे टीचर की टीचिंग से। व्हाई यू क्विटिंग प्रीवियस जॉब? आप अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? ज़ाहिर-सी बात है आपने अपने बायोडाटा में कहीं न कहीं लिखा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऑलरेडी टीचर हैं या तो आप कहीं न कहीं टीचर होंगे या कोई और जॉब करते होंगे। तो आप वहाँ से छोड़कर अदर उसमें क्यों आ रहे हैं प्रोफ़ेशन में? अगर प्रोफ़ेशन चेंज हो रहा है, अगर आप किसी और चीज़ में जॉब करते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये रीज़न दे सकते हैं। क्लियर है? ये वाला कि I personally follow the principle which is two-folded in nature. It should not only make me comfortable with good income, but on the other hand, should also be able to provide me with the space to learn and grow over. मतलब मुझे ग्रो करना है पैसे के साथ-साथ भी मेरी प्रीवियस जॉब जो है मुझे ग्रो करने में हेल्प नहीं मतलब पैसा तो दे रही थी, ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। वो ठीक है, जस्टिफाइड है, आप बोल सकते हो। लेकिन टीचर हो फ ऑलरेडी स्टेट में फिर केवीएस में आना चाहते हो, तो उसके लिए आप रीज़न्स बोल सकते हो कि केवी कल्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, यहाँ पर सीखने की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, नई-नई जगह जाना मिलेगा, नई-नई लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा है वो सेकेंडरी है। पेमेंट हमेशा सेकेंडरी रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी अपना जो है इंटरेस्ट रखना। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू वांट टू दिस जॉब? आपको ये जॉब क्यों चाहिए? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मेंशन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्कूल टीचर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये कुछ ड्यूटीज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमने यहाँ भी रखा है। ये कुछ भी बोलो आप, ये करना ही करना है। प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशंस, कोई भी सेमिनार होती है, आपको बोला जाता है कि हाँ, आप जो है इसकी प्रेजेंटेशन दीजिए, या फिर कोई वर्कशॉप होती है, जैसे मेरी कोई वर्कशॉप हुई थी अभी। किस चीज़ को लेकर हुई थी? एसबीएसबी को लेकर हो रखी है, 1-2 चीज़ों को और लेकर हो रखी है। तो उसकी क्ला स्कूल में सेमिनार्स करवाना, प्रेज़ेंटेशन से बाकी टीचर्स को समझाना, मटेरियल प्रिपेयर करना, एन्फोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड लेक्चरिंग एंड डिस्कसिंग कांसेप्ट्स, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट डिसीजंस। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा आप जो हैं, आपकी फाइलें जो रेडी होती हैं, वो कर सकते हैं, आप अपने लेसन प्लान्स रेडी कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर? तो आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कोलैबोरेशन, अडैप्टेबिलिटी, एम्पैथी, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें जो आप बता सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, है ना? फैसिलिटेटर, ठीक है? सीटेट वालों का फेवरेट वर्ड है फैसिलिटेटर, तो वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। बढ़ें आगे? हाउ डू यू डील विद मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में जब मैंने लेज़ी स्टूडेंट्स का मैंने बताया था, तो मैं बता रहा था अलग-अलग तरीके के बच्चों को डील करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। डू नॉट अलाउ द behavior to continue. Avoid making in the class issue address only the student who is causing the disruption. Disruption मतलब क्लास में इश्यू नहीं बनाना है। अरे यार, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ये तो ऐसे ही करता है, इसको शोर मचाने का होता है। वो सब इश्यू नहीं बनाएँगे, सिर्फ़ उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। ये वो चीज़ें जिसको आपने अवॉइड करना है। ऐसी चीज़ों को आपने कंटिन्यू नहीं करने देना है।
अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट और शाउटिंग मैच, तो आपने वो भी नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है उस बच्चे के साथ। डू नॉट ब्लेम और इंक्लूड द स्टूडेंट और यूज सरकाजम, आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में कभी भी डायरेक्ट बच्चों को नहीं डांटना है। डू नॉट टच द स्टूडेंट, वो तो करेंगे ही नहीं, अब जाहिर सी बात है। तो मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? एक तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा-सा देख लेंगे, है ना? एक फिक्स सीट कर देंगे कहीं पर जहाँ पर उसको ज़्यादा मिसबिहेव करने का वो ना मिले मौका। जैसे मान लीजिए वो मिसबिहेव करता है, गेट से बाहर जाता है, भागता है, तो आप कोशिश करें उसको इधर वाली रो में बिठा दें, इधर से भागने में उसको प्रॉब्लम होगी, है ना? जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, अ कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं, सो जाते हैं। कुछ बच्चों का सामान तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, या किसी को आप वॉशरूम भेज रहे हो तो उसके पीछे-पीछे भागता है हर बार। इस तरीके के बच्चे होते हैं, क्लास में टॉयलेट कर देते हैं कई बार। तो हर तरीके का बच्चा आपको मिलेगा, तो उसको डील करने का तरीका भी आपको वहाँ पर ढूँढना पड़ेगा। क्लियर है बात? व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? आपका कौन-सा सब्जेक्ट फेवरेट है और क्यों? ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको स्कूल में क्या सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद है? तो आप बोलेंगे, आई डोंट माइंड एनी सब्जेक्ट, मुझे कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, जो सब्जेक्ट मिलेगा मैं उसको पढ़ा दूँगा, पढ़ाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप अपना फेवरेट बता देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप अपना फेवरेट बता देना, लेकिन उसके पीछे आपने छोटा-सा रीज़न भी देना है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता है मान लीजिए, तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी लगती है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं और नई-नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। व्हिच क्लास डू यू लाइक टू टीच मोस्ट एंड व्हाई? तो यहाँ पर भी आप जो है व्हिच क्लास, तो कोई क्लास मेंशन नहीं करेंगे। आप सर हम कोई भी क्लास पढ़ा सकते हैं 1 टू 5, हमें जो भी क्लास मिलेगी हम उसे खुशी-खुशी पढ़ाएँगे और बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये प्रीवियस का आंसर है। इंग्लिश इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच बिकॉज़ आई एम स्पेशलाइज्ड इन इट। इन एडिशन इट्स ऑल द लैंग्वेज इट्स द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं खत्म। अब इसको यहाँ पर समराइज़ कर दिया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन्स पुराने हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं पूरी वीडियो को। देखो, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एसडब्ल्यूओटी। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवी टीचिंग प्रोफेशन, क्यों जॉइन करना चाहते हो? आप बता सकते हो अपना। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर, ये कर चुके हैं। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन एंड हाउ यू ओवरकम इट। तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आप मेंशन कर सकते हैं जिसके साथ भी हुआ है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं है ना, वहाँ पर क्लियरली बोल देना, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन किसी की ना किसी की लाइफ में होती है। रिलेटेड एजुकेशन हो ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी? आपकी टीचिंग की क्या फिलॉसफी है? ये आप थोड़ा-सा जो है बताएँगे वहाँ पर। क्लियर है? टीचिंग फिलॉसफी में आ जाएगा कि आप जो है किस तरीके से, किन मेथड्स से और कैसे एजुकेशन सेक्टर में जो है बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या फिलॉसफी है टीचिंग को लेके? क्लियर? हाउ डू यू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो ये तो आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, है ना? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या फिर ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से कर सकते हैं। क्लास टेस्ट होते हैं, साइकिल टेस्ट होते हैं, या फिर आपका जो है हाफ ईयरली टेस्ट, जो भी मतलब पेपर्स होते हैं, उससे कर सकते हैं। हाउ वुड यू प्रिपेयर योर क्लासरूम इफ इट वाज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल? अगर आपके स्कूल का पहला दिन है, तो आप अपनी क्लास को कैसे प्रिपेयर करके जाएँगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है। ऐसे क्वेश्चन्स आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक? तो जब आपका पहला दिन होगा, तो पहले दिन आपने अच्छे से कोई एक्टिविटी ज़रूर प्रिपेयर करके जानी है। बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, नया टीचर देख रहे हैं, वो नया चेहरा देख रहे हैं, बच्चों को नेम याद नहीं होते हैं। तो आप एक बड़ा-सा कुछ इस तरीके का भी बनाकर लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपका नाम अच्छे से शो हो रहा हो, फ़ोटोज़ के साथ इस तरीके से दिखा सकते हैं, लगाकर सब बच्चों को, दिस इज़ माय नेम। बच्चों को एंड तक भी नाम ही नहीं याद होता, डिफ़िकल्ट नाम है तो कभी याद ही नहीं होता है। चाहे वो चौथी 5वीं क्लास तक पहुँच जाएँगे, आधे बच्चों को नाम ही याद नहीं होता। वो सिर्फ़ वो ऐसे करते हैं, वो मैथ वाले सर है ना, उनका पीरियड है, हिंदी वाले सर का पीरियड है, नाम नहीं याद होता। तो वो आप अच्छे से मेंशन करेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे और कुछ गेम-वेम पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाउ डू यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान एंड व्हाट डू यू इंक्लूडेड या इंक्लूड, व्हाट डू यू इंक्लूड?
तो आप अपने लेसन प्लान को किस तरीके से प्लान करेंगे? तो केवीएस में अगर ऐसा पूछ लिया आपसे क्या-क्या इंक्लूड करोगे? तो आप बताएँगे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लास 1-2 में तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाते हैं। तो उस कॉम्पिटेंसी बेस पर हम जो है चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। कॉम्पिटेंसी जैसे लैंग्वेज की बात करूँ रीडिंग, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पेलिंग हो गया, इस तरीके की होती हैं। और हिंदी में बोलूँ तो सुनना, श्रवण, बोलना, अ, वाचन, पठन, है ना? लेखन, वर्तनी इस तरीके की होती हैं। अ, ईवीएस में बोलूँ तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इस तरीके की हो गई। मैथमेटिक्स में बोलूँ नंबर फॉर्मिंग हो गया, एबिलिटी टू कंप्यूट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अ, लेसन प्लान जो हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें जो हम टीएलओज़ रखेंगे, टीएलओ बोलते ही आपका आधा काम हो जाएगा, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? टीएलओ बोलते ही मतलब आप इस चैप्टर से बच्चों को क्या-क्या सिखाना चाहते हैं, क्या-क्या आपके टारगेट हैं, क्या-क्या बच्चों में चीज़ें बदलाव आएँगी, क्या-क्या वो सीखेंगे, ये टीएलओ है। ठीक? तो ये अगर आपने बोल दिया आधा काम वहीं हो जाएगा आपका क्योंकि वो जो बैठे होंगे कुछ प्रोफ़ेसर होंगे और कुछ जो हैं केवीएस के टीचर्स ही होंगे। तो आप बोल सकते हो वहाँ पर सर हम अपने टीएलओज़ में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखेंगे जो बच्चा जो है जिस चैप्टर भी है जो चैप्टर उससे रिलेटेड और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड अपने टीएलओज़ रखेंगे और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएँगे। क्लियर है? 21st सेंचुरी इसको इंक्लूड करेंगे कि भई टीचर क्या सीखेगा, बच्चा क्या सीखेगा? मतलब कौन सी स्किल्स सीखेगा वो चीज़ भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि हमारे उसमें है 21st सेंचुरी स्किल्स क्या रहेंगे? फिर उसके बाद आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? स्लो लर्नर को के नेम्स मेंशन कर सकते हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो है क्या-क्या काम करेंगे वो एक्टिविटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? और फिर आपने जो है आईसीटी में क्या-क्या दिखाया, ठीक है? आईसीटी में आपने क्या-क्या दिखाया वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हैं चीज़ें? और अगर मैं बोलूँ तो टॉपिक तो मेंशन करेंगे ही, पीरियड मेंशन करते हैं आप, डेट, टाइम वो बाकी चीज़ें हैं। क्लियर है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। और एक्टिविटीज़ आप मेंशन करेंगे, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आप करवाएँगे। फिर पीछे रिमार्क्स आते हैं, असेसमेंट आता है, असेसमेंट आप किस तरीके से करेंगे, ठीक? हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन? क्लासरूम का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे तो हम पीछे कर चुके हैं। इफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, हाउ विल यू मैनेज इट? सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम जैसा मैंने अभी बताया कि क्लास से भाग जाता है, कॉपी फाड़ देता है, दूसरे बच्चे को मारता है या फिर क्लास में जो है डेस्क पर चढ़ जाता है, थोड़ा-सा मेंटली प्रॉब्लम कुछ बच्चों को अगर है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो पेरेंट्स से जानेंगे हम उनके बारे में, वो किस तरीके से टैकल करते हैं, फिर हम भी उसी तरीके को अपनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा-सा अलग तरीके से इसका आंसर बनना चाहिए। सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो मैंने देखो आप थ्योरली या इंटरव्यू में कुछ भी बोल दो, हमें पता है प्रैक्टिकल लेवल पे ये करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और 45 बच्चों में सिर्फ़ 1 बच्चे को ध्यान में रखकर बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो साथ में लेकर चलना पड़ता है, अपनी चेयर पे बिठाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ पर यही चीज़ बोलेंगे कि भाई उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो इसका इंटरेस्ट है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, वो चीज़ उसको कराने की कोशिश करेंगे और उसी चीज़ को जो है कंटेंट में या जो चैप्टर चल रहा है उसी को उसी में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे को ड्राइंग अच्छी लगती है, तो उससे शेप्स बनवाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कलर करवाएँगे, हैं? ताकि वो मैथमेटिक्स सीख सके, ये है कहने का मतलब। व्हाट इज़ योर अप्रोच टुवर्ड इंटरैक्शन विद पेरेंट्स? पीटीएम-वीटीएम हो गई। हाउ अप्रोच क्या रहेगी? ये पूछा है आपसे। हाउ वुड यू डील विद एन एंग्री पेरेंट? कई बार पेरेंट्स चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, तो आपने भी शोर और चिल्लाना नहीं है। आपने उसको बहुत पोलाइटली, बेटर तरीके से प्रॉब्लम्स को सुनना है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है? व्हाट डू यू कंसीडर यूनिक अबाउट योर टीचिंग? आपकी टीचिंग में क्या यूनिक है, वो तो हम पीछे बता चुके हैं। हाउ यू विल मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास? हाउ विल यू मैनेज अ लेज़ी स्टूडेंट? डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर? तो ये वही क्वेश्चंस हो गए। ठीक? If you still have time, then you can prepare some extra topics, your graduation subjects, brush your knowledge about education related things, RTE, CCE, CCE नहीं पूछेगा, हट चुका है, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP से पूछ सकता है,
आरटीई से भी नहीं पूछेगा, एनईपी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एनसीएफ से पूछे एनईपी से पूछे जाएँगे ज़्यादातर। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा करके जाएँगे अच्छे से। और फिर क्या है, दीज़ थिंग्स आर मोर देन इनफ फॉर योर इंटरव्यू डोंट। अच्छा, ये तो आपके लिए एक मैसेज है, खुद पढ़ लेना आप इसको। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी। अ, मुझे लगता है कि जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ़ पर मैंने मतलब उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का बेटर तरीके से आंसर दे सकते हैं। हो सकता है आप और बेटर तरीके से उसका आंसर दे सकें, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, लेकिन कहीं न कहीं ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प करती है, तो हमें बहुत जो है खुशी मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।